तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ी थी ड्यूटीज ऑफ बेली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट्स ऑफ बेलर। बेलर के क्या अधिकार हैं? बेलर के अधिकार यदि हम देखें तो बेलर के अधिकार बताए गए हैं कि बेलर को किसी भी समय बेलमेंट को टर्मिनेट करने का अधिकार है। बेलर के पास अधिकार है कि वो किसी भी समय अपने गुड्स बेली से वापस मांग सकता है। बेलर के पास अधिकार है कि वो रॉन्ग डूअर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, सूट फाइल कर सकता है। और बेलर के पास अधिकार है कि जो बेली है उसकी ड्यूटीज वो अपने राइट के रूप में एनफोर्स कर सकता है। राइट टू फाइल अ सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन बेली, क्योंकि एक व्यक्ति की ड्यूटीज दूसरे व्यक्ति के राइट्स होते हैं। तो यानी कि बेलर के पास ब्रॉडली देखा जाए तो अधिकार है राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर एंड राइट टू फाइल अ सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन बेली। अब इन सब पॉइंट्स को हम एक एक करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अधिकार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार बताया गया है बेलर का कि उसके पास बेलमेंट को टर्मिनेट करने का अधिकार है। सेक्शन 153 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइडेबल होता है बेलर के ऑप्शन पर। यदि बेली ने ऐसा कोई भी काम किया गुड्स बेल्ड के संबंध में जो कंडीशंस ऑफ बेलमेंट के खिलाफ था तो बेलर बीच में ही किसी भी समय बेलमेंट को समाप्त कर सकता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि ए ने बी को हायर के लिए अपना हॉर्स दिया और उसमें शर्त यह थी कि बस वो उसे राइड करेगा, जो फ्रेंड है। बी ने हॉर्स कैरेज में लगा दिया तो ऐसे केस में ऑप्शन ऑफ ए में वो किसी भी समय उसे टर्मिनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हॉर्स ओन राइडिंग के पर्पस के लिए दिया गया था, कैरेज के पर्पस के लिए नहीं दिया गया था। तो इनकंसिस्टेंट यूज किया, बेलमेंट की कंडीशन तोड़ी, तो बेलर के पास अधिकार हो गया, वो बीच में किसी भी समय बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है। अब जब हम टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं तो एक शब्द है प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर का मतलब ही होता है समय से पहले, टाइम से पहले, एक्सपायरी से पहले। तो यदि गुड्स लेंट किए गए हैं ग्रेटिटुअसली, ग्रेटिटुअसली गुड्स लेंट करने का मतलब होता है उसमें कंसिडरेशन की कोई वो नहीं थी इच्छा जब गुड्स दिए गए थे। तो जब गुड्स लेंट किए गए ग्रेटिटुअसली तो बेलर किसी भी समय उन्हें डिमांड बैक वापस मांग सकता है, अभी चाहे फिक्स टाइम जो हुआ था या फिक्स ऑब्जेक्टिव जिसकी बात हुई थी वो चाहे अभी पूरा ना भी हुआ हो। इसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। यदि हम पूरा इसका हेडिंग बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं पूरा इसका प्री मैच्योर टर्मिनेशन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। यहां पर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट यदि प्री मैच्योर टर्मिनेट कर देते हैं हम बगैर बेली की गलती के तो वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा है प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। लिखा है किसी भी समय जब गुड्स लेंट किए जाते हैं ग्रेटिटुअसली तो बेलर उन्हें वापस मांग सकता है, चाहे अभी निश्चित समय और निश्चित ऑब्जेक्टिव पूरा न भी हुआ हो। ए जब आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था तो डिलीवर करते हुए चला गया ऑर्नामेंट्स बी को सेफ कस्टडी के लिए 1 महीने के लिए, पर ए वापस आ गया 1 ही हफ्ते बाद। तो उसके पास अधिकार है कि वो अपने गुड्स, अपने ऑर्नामेंट्स किसी भी समय बेली से वापस मांग सकता है, चाहे अभी टाइम पूरा ना भी हुआ हो जितने के लिए बेलमेंट की गई थी। क्यों? क्योंकि वो तो उसके गुड्स है, वो किसी भी समय उन्हें वापस मांग ही सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन के कारण बेली को लॉस सफर हो जाता है।
However, due to premature return of goods, if Bailey suffers any loss which is more than benefit actually obtained by him from the use of the goods bailed, the bailer has to compensate to the bailee. कभी कभी क्या होता है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के कारण बेली को लॉस हो जाता है, और यदि उसका लॉस हुआ है और फायदा जितना सोचा था उतना नहीं मिला, तो जितना लॉस हुआ है उसे बेलर कॉम्पनसेट करेगा। बेलर के पास राइट तो है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का, लेकिन कॉम्पनसेट करेगा। इसके लिए एक उदाहरण समझते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल समझते हैं। हुआ क्या कि ए के पास एक साइकिल पड़ी थी पुरानी, जो कि बेकार पड़ी थी, बहुत दिनों से उसने इस्तेमाल भी नहीं करी थी। बी को साइकिल की जरूरत थी। ए और बी दोस्त थे आपस में, तो बी एक दिन आया ए के पास और कहने लगा कि भाई आपके पास जो साइकिल पड़ी है, क्या वो मुझे 3 महीने के लिए मिल जाएगी? मुझे 3 महीने के लिए जरूरत है, नहीं तो मुझे खरीदनी पड़ेगी। तो ए ने कहा साइकिल पड़ी तो है, पर वो खराब पड़ी है, सही करानी पड़ेगी। बी ने कहा ठीक है, मैं सही करा दूंगा। तो ए ने ग्रेटिटुअसली, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी उसकी कि भाई मैं इससे कुछ पैसे ले लूं साइकिल के उसके, उसने कहा ठीक है आप साइकिल को ले जाओ, सही करा लो, 3 महीने इस्तेमाल कर लो, जब काम पूरा हो जाए मुझे वापस दे देना। तो बी और ए के बीच में इस तरह से एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये बेलमेंट ग्रेटिटुअस थी क्योंकि ए कोई कंसिडरेशन बी से ले नहीं रहा था। अब 3 महीने के लिए साइकिल बी लेके चला गया, साइकिल लेके बी चला गया रिपेयरर के पास। पहले रिपेयर कराने में उसके खर्च हो गए 300 रुपए। वो साइकिल यूज करने लगा। अभी 1 महीना ही बीता था, अचानक से ए को ना जाने क्या हुआ, ए कहने लगा कि भाई मेरी साइकिल वापस कर। बी कहने लगा पर आपने तो मुझे 3 महीने के लिए दिया था। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरी साइकिल वापस कर दे। तो अब राइट है ए का, ए के पास चाहे तो अधिकार है, वो चाहे तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकता है ग्रेटिटुअस बेलमेंट का, लेकिन इस केस में जो लॉस है वो हो गया बी को, क्योंकि बी ने 3 महीने के लिए 300 रुपए खर्च करे थे, जबकि 1 महीने बाद ही वो साइकिल वापस ले रहा है। तो ऐसे केस में ए को बी को 200 रुपए का इंडेमिनिफिकेशन करना पड़ेगा, तब वो अपनी साइकिल वापस ले सकता है। ले तो सकता ही है क्योंकि अधिकार है उसका। ग्रेटिटुअस बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट हो सकती है, लिखा है ग्रेटिटुअस बेलमेंट कभी टर्मिनेट हो सकती है, परंतु यदि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के कारण बेली को सफर हो जाता है लॉस, तो जो बेनिफिट हुआ है उससे भी ज्यादा लॉस हो गया। अभी 3 महीने के लिए 300 रुपए खर्च कर रहे थे, वो तो यूटिलाइज भी नहीं कर पाया था। तो ऐसे केस में प्रीमेच्योर टर्मिनेशन बेलर कर तो सकता है, लेकिन उसे बेली को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। दूसरा अधिकार, जब हम बात करते हैं, बेलर के पास अधिकार है रॉन्ग डूअर के खिलाफ केस फाइल करने का। रॉन्ग डूअर उस व्यक्ति को कहते हैं जो गुड्स के संबंध में उन्हें हानि पहुंचाने के लिए कोई काम करता है, उसे बोलते हैं रॉन्ग डूअर। इसका प्रोविजन अभी अगले पेज पे डिस्कशन में आएगा। और बेलर के पास राइट है, वो बेली को तो सू कर ही सकता है। किन केसेस में कर सकता है अभी हम लोग देखेंगे। बेलर के पास राइट है कि वो बेली को सू कर सकता है उसकी ड्यूटीज एनफोर्स कराने के लिए, और यदि बेली की लापरवाही की वजह से लॉस हो गया है बेलर के गुड्स को, तो बेलर के पास कंपनसेशन लेने का अधिकार है। बेली की लापरवाही की वजह से बेलर के गुड्स को लॉस हो गया, तो बेलर के पास कंपनसेशन लेने का अधिकार है। बेली ने अनऑथराइज तरीके से बेलर के गुड्स अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिए, अब वे अलग नहीं हो सकते, तो भी बेलर के पास अपने गुड्स का कंपनसेशन लेने के लिए अधिकार है। यदि अनऑथराइज यूज की वजह से बेली ने अनऑथराइज यूज कर लिया गुड्स का, बेलर के गुड्स को नुकसान हो गया, तो भी बेलर के पास बेली के खिलाफ डैमेज लेने का अधिकार है। बेलर के पास कभी भी अपने गुड्स वापस मांगने का अधिकार तो है ही,
और यदि कोई एक्रीशन हो जाता है गुड्स बेल्ड के संबंध में तो भी बेलर के पास अधिकार है कि वो बेली से अपने गुड्स विद एक्रीशन वापस मांग ले। जैसे कि बेलर अपनी काऊ देके गया था बेली को कुछ समय रखने के लिए, इस बीच काऊ ने बछड़ा दे दिया, तो ऐसे कि इसमें बेलर के पास राइट है कि वो बेली से काऊ और बछड़ा दोनों रिकवर कर ले। यहां पर हमने देखा बेलर के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। फिर बेली के अधिकारों की बात आती है कि बेली के क्या अधिकार हैं। तो राइट्स ऑफ बेली, बेली के राइट्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यदि देखें तो सारी ड्यूटीज जो बेलर की हैं वे बेली के राइट्स हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की ड्यूटीज दूसरे के अधिकार होते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट कुछ और अधिकारों का भी यहां पर वर्णन किया गया है। जैसे कि बेली के पास हमेशा अधिकार होता है कि यदि जॉइंट बेलर्स हैं तो वो किसी एक बेलर को ही गुड्स पकड़ा दे जब तक इसके विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले सारे बेलर्स को इकट्ठा करेगा उसके बाद ही उन्हें गुड्स सौंपेगा। तो इसीलिए यदि सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं बेल्ड गुड्स के तो बेली के पास राइट है कि वो उन्हें डिलीवर कर दे उनमें से किसी भी जॉइंट ओनर को जब तक कि अलग से इसके विपरीत पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट न किया गया हो। जैसे कि ए बी सी जॉइंट ओनर्स हैं एक हार्वेस्टिंग कंबाइन के, उन्होंने उन्हें डिलीवर किया हायर पर डी को 1 महीने के लिए। 1 महीना बीत जाने पर डी अब उसे लौटा सकता है किसी को भी, या तो ए या तो बी या तो सी को या तो एबीसी को इकट्ठे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एबीसी को इकट्ठा करे और फिर ही सौंपे वापस कि मैंने तो तुम तीनों से लिया था जी, तीनों को ही लौटाऊंगा वापस। वो किसी एक को भी लौटा दे, उसके पास राइट है। बेली के पास अधिकार है इंडेमिनिटी का। कभी कभी क्या होता है कि बेलर का जो राइट है ना वो गुड नहीं होता, बेलर के पास अधिकार नहीं होता गुड्स बेल्ड करने का। अब बेलर के बैड टाइटल की वजह से बेली को कोई हानि हो जाती है। बेलर के पास राइट नहीं था गुड्स बेल्ड के संबंध में डायरेक्शन देने का, उसके बावजूद भी उसने बेली को गुड्स दिया, बेली ने गुड फेथ में लिया और बेलर के बैड टाइटल की वजह से बेली को हानि हो गया, तो उसके पास इस नुकसान को भरपाई करने का अधिकार है। बेली एंटाइटल्ड है कि उसकी क्षति पूर्ति की जाए बेलर के द्वारा उस किसी लॉस के लिए जो इस वजह से हो गया है कि बेलर एंटाइटल्ड ही नहीं था बेलमेंट करने के लिए या गुड्स को रिसीव बैक करने के लिए या गुड्स के संबंध में कोई डायरेक्शन देने के लिए। यदि बेलर का कोई टाइटल था ही नहीं गुड्स पर और बेली ने तो गुड फेथ में उन्हें वापस भी कर दिया जैसा बेलर ने डायरेक्शंस दी थी, तो बेली रेस्पॉन्सिबल नहीं है एक्चुअल ओनर को उन गुड्स की डिलीवरी के रेस्पेक्ट में। और तीसरी बात, बेली क्लेम कर सकता है सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस जो उसके हो गए हैं ग्रेटिटुअस बेलमेंट के संबंध में। जैसे यहां पर इस पॉइंट में राइट टू इंडेमनिटी दी गई है तो राइट टू इंडेमनिटी के 3 पॉइंट्स बना दिए। यदि हम देखें ना 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, बेली एंटाइटल्ड है कि बेली का इंडेमनिफिकेशन किया जाए यदि कोई लॉस हो जाता है बेली का। और रीजन क्या है बेली का लॉस हो जाने का? कि बेलर का बैड टाइटल था, बेलर एंटाइटल्ड ही नहीं था बेलमेंट करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं इस ए पॉइंट का। राइट ऑफ इंडेमनिटी ऑफ बेली इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर। यदि बेलर का डिफेक्टिव टाइटल है तो बेली के पास इंटाइटल्ड है इंडेमनिटी का यदि बेली सफर सम लॉस, इफ
बेली सफर्स सम लॉस। उदाहरण लेते हैं ऐसे ही, एक बंदा कहीं से सामान चोरी करके लाता है, और अपने दोस्त के पास उनका बेलमेंट कर देता है। तो जो बेली है उसने तो गुड फेथ में दोस्त पे भरोसा करके ये सोचा कि इसी का सामान है, बेलमेंट कर ली, रख लिया अपने पास गुड्स। थोड़े दिनों में उसके यहाँ पुलिस आई, और जब उसके यहाँ वो चोरी का सामान जब्त हुआ तो पुलिस उसे उठा के ले गई। इस बीच पुलिस ने उसकी पिटाई भी कर दी। वो समझाता ही रह गया ये तो बेलमेंट है, फलाना है। जब असली चोर पकड़ा गया तब राज खुला कि इसने तो गुड फेथ में बेलमेंट रख रखी थी। तो अब बेलर के बैड टाइटल की वजह से जो बेली को हानि हुई, तो बेलर की जिम्मेदारी है कि वो बेली को इंडेमनीफाई या कॉम्पनसेट करे। क्यों? क्योंकि इन गुड्स के संबंध में इसे बेलमेंट करने का या फिर डायरेक्शन देने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो राइट टू इंडेमनिटी में सबसे पहला पॉइंट है, बेली एंटाइटल्ड है इंडेमनीफाई होने के लिए बेलर से उस किसी लॉस के लिए जो इस वजह से हो गया है कि बेलर एंटाइटल्ड ही नहीं था बेलमेंट करने के लिए या रिसीव बैक करने के लिए गुड्स, या गुड्स के संबंध में कोई डायरेक्शन देने के लिए। तब जब बेलर के पास कोई टाइटल ही नहीं था और बेली ने गुड फेथ में बेलर से गुड्स लेकर वापस कर दिए। इसे सेकंड पॉइंट यहीं से, यदि बेलर के पास कोई टाइटल नहीं था, बेली ने गुड फेथ में गुड्स ले लिए और बाद में गुड फेथ में उन्हें वापस कर दिया, तो बेली की कोई जिम्मेदारी ट्रू ओनर के प्रति नहीं है। यदि ट्रू ओनर बाद में आके कहने लगे तुमने मेरे गुड्स चोर को कैसे वापस कर दिए, तो बेली का कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था गुड्स लेते समय कि बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, और ना देते समय पता था, तो उसने बेलमेंट गुड फेथ में ली, गुड फेथ में खत्म कर दी। तो उसकी ट्रू ओनर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यदि ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो बेली जो है वो नेसेसरी एक्सपेंसेस तो क्लेम कर ही सकता है जो कि बेलमेंट में हो गए हैं। कब? ग्रेटिटुअस बेलमेंट में सारे एक्सपेंसेस ले लेगा वो। तो हम बेली के अधिकारों की बात कर रहे थे। तो बेलर का पहला अधिकार था, बेली का राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, और दूसरा है राइट टू इंडेमनिटी। तीसरा, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। गलती किसकी है? बेलर की। कैसे गुड्स दे दिए? फॉल्टी गुड्स दे दिए। तो बेली के पास अधिकार है कॉम्पनसेशन लेने का बेलर से उस किसी लॉस के लिए जो बेली को हो गया है, क्योंकि बेलर ने गुड्स के फॉल्ट को डिस्क्लोज ही नहीं किया था जो उसे पता थे। और यदि बेलमेंट हायर के लिए है तो बेलर लायबल रहेगा कॉम्पनसेट करने के लिए, चाहे उसे गुड्स के फॉल्ट का ना भी पता हो। याद करो, ये सबसे पहला पॉइंट था जब हम बेलर की ड्यूटीज पढ़ रहे थे। बेलर की ड्यूटी थी कि नॉन फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करे, और यदि वो नॉन फॉल्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट के केस में वो बेली को इंडेमनीफाई करेगा। तो जो बेलर की ड्यूटी थी यहां बेली के राइट बन गए। और यदि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट के केस में तो जो बेलर है वो जिम्मेदार रहता था अननोन फॉल्ट्स के लिए भी। तो यहां पर बेली के पास अधिकार है कि यदि उसने हायर पर गुड्स लिए हैं और गुड्स में कोई फॉल्ट था, बेलर जिसके लिए अवेयर नहीं था, वो उसके लिए भी इंडेमनीफाई होने का अधिकार रखता है। इसके अलावा राइट है बेली के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस यदि हुए हैं बेलमेंट में तो वो रिकवर कर ले। बेली इज एक्सपेक्टेड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। बेली से आशा की जाती है कि वो रीजनेबल केयर रखे। In case he is required to incur any extraordinary expenses, he can hold the bailor liable for such expenses। और यदि बेलमेंट में गुड्स का ध्यान रखने में
कुछ खर्चा हो गया है, तो ऐसे केस में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी बेली बेलर से रिकवर कर सकता है। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स, कोर्ट के पास जाने का अधिकार भी है बेली के पास। यदि गुड्स बेल्ड क्लेम किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा जो बेलर से अलग है, यानी कि कोई तीसरा ही बंदा आ गया और कहने लगा जी बेलर ने गुड्स तुम्हारे पास रखवाए थे, वो तो चोर है, असली में गुड्स मेरे हैं। तो यदि गुड्स बेल्ड क्लेम किए जाते हैं बेलर के अलावा किसी व्यक्ति से और बेली हो जाता है कंफ्यूज कि किसे दूं, तो बेली अब अप्लाई कर सकता है कोर्ट के पास कि स्टॉप डिलीवरी का ऑर्डर दे दो और टाइटल डिसाइड कर दो, क्योंकि फिर आप जिसे कहोगे मैं तो उसे ही गुड्स पकड़ाऊंगा। उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल है यहां पर। ए जो कि एक डीलर है टीवी का, वो डिलीवर करता है टीवी बी को समर वेकेशन के यूज के लिए। बाद में सी क्लेम करता है कि टीवी तो मेरा है, वो तो केवल डिलीवर हुआ था रिपेयर के लिए, वो तुम्हें कैसे दे सकता है, वो तो मुझे वापस करे। इस केस में बी अप्लाई कर सकता है कोर्ट के पास डिसाइड करने के लिए कि भाई बता दो कोर्ट, आप पता लगा के कि भाई टीवी एक्चुअली है किसका, जिसका भी होगा मैं तो उसे दे दूंगा। फिर बात आती है राइट टू पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज, और एक पॉइंट है राइट ऑफ जनरल लियन। यानी कि यहां पर तो एक नया ही वर्ड आ गया, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है लियन। यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब पता होना जरूरी है कि लियन शब्द का मतलब होता क्या है, उसके बाद पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन की बात आएगी। तो सबसे पहले तो शब्द पता होना जरूरी है, लियन किसे कहते हैं। तो यहां नोट बना लो नीचे एक, हिंदी में इसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द ग्रहण अधिकार। असल में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि दूसरे के गुड्स जो उसके लॉफुल पोजीशन में आ चुके हैं और उन पर उसने कोई काम भी किया है, या फिर उसके पास में रखे और वो उन्हें रोक के रख सकता है क्योंकि उसके कोई लॉफुल चार्जेस जो हैं वे पे बैक नहीं कर रहा सामने वाला। तो जब सामने वाले के गुड्स जो हमारे पोजीशन में हम इसलिए नहीं लौटा रहे क्योंकि उसकी तरफ से हमें पैसे ड्यू हैं और वो पैसे वापस नहीं दे रहा हमारे, तो ऐसे केस में हम जब उसके गुड्स रोक के रख लेते हैं अपने लॉफुल चार्जेस रिकवर करने के लिए, तो उसे कहा जाता है लियन। लियन के संबंध में लेकिन एक बात याद रखना, हमने उसके गुड्स अपने पास रोक के रख रखे हैं, हम उन्हें बेच नहीं सकते, केवल रोक के रखने के अधिकार को लियन कहते हैं। तो यहां हम लियन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि ये पूछा जाए कि क्या है लियन, तो हम कह सकते हैं राइट टू रिटेन possession of others' goods to recover lawful charges due but not paid। तो ऐसे केस में अपने लॉफुल चार्जेस रिकवर करने के लिए जो ड्यू हो चुके हैं पर सामने वाला पे नहीं कर रहा, उन्हें रिकवर करने के लिए जब हम उसके गुड्स जो पहले से हमारे पोजीशन में आ चुके हैं, इस अधिकार को लियन कहते हैं। और एक बात याद रखना, ये पोजीशन नॉर्मल तरीके से हमारे पास सामने वाले की मर्जी से पहले आया हो, छीन के लाने को गुड्स को नहीं कहते लियन। यदि गुड्स छीन के ले आते हैं तो उसे तो कॉन्फिस्केशन कहते हैं। लियन का तो मतलब है हमारे पोजीशन में लॉफुली आ गए, अब उसकी तरफ से पैसे ड्यू थे, वो नहीं दे रहा, तो हमने उसके गुड्स रोक के रख लिए। जैसे कि हम साइकिल रिपेयरर के पास गए, उसे साइकिल दी खुद कि भैया इसे रिपेयर कर दो, उसने उसे रिपेयर करा, उसके 100 रुपए बन गए। उसने हमसे कहा कि लाओ भैया 100 रुपए दे दो, हमने कहा अरे क्या करोगे 100 रुपए लेके, तो वो साइकिल को रोक के रख लेगा, कहेगा कि क्या करोगे साइकिल लेके, जब पैसे दोगे साइकिल ले लेना। तो उसने जो साइकिल रोक के रख ली, इसे कहा लियन। अब लियन भी दो तरह का होता है, लियन भी दो तरह का होता है।
एक होता है पर्टिकुलर लियन और एक होता है जनरल लियन। तो क्या डिफरेंस है पर्टिकुलर लियन में और जनरल लियन में? तो क्या डिफरेंस है पर्टिकुलर लियन में और जनरल लियन में? यदि स्पेसिफिक गुड्स को ही रिटेन किया जा सकता है जिन स्पेसिफिक गुड्स पर वर्क किया है और लॉफुल चार्जेस ड्यू हुए हैं उन गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो उसे पर्टिकुलर लियन कहेंगे। पर्टिकुलर लियन का मतलब है जिन गुड्स पर काम किया था उन्हीं गुड्स को अपने लॉफुल चार्जेस के लिए रोक के रखना पर्टिकुलर लियन कहलाता है। जबकि कोई भी पैसा, जिसे हम जनरल बैलेंस कहते हैं, जब जनरल बैलेंस के लिए एनी गुड्स जो पोजीशन में आए थे उन्हें रोक के रख लिया जाता है तो उसे जनरल लियन कहते हैं। जब केवल वही गुड्स आप रोक के रख सकते हो जिन पर आपने मेहनत करी थी, इसलिए आपके लॉफुल चार्जेस ड्यू हुए थे, उन लॉफुल चार्जेस को रिकवर करने के लिए वही गुड्स रोक के रख लिए तो पर्टिकुलर लियन। जब ऐसा अधिकार होता है पर्टिकुलर लियन। लेकिन जब कोई भी गुड्स उसके दूसरे के जो डेटर था हमारे पास पहले से पड़े हैं और अब हम अपने, चाहे हमने उन गुड्स पर काम किया नहीं किया, पर हमने अपने लॉफुल चार्जेस रिकवर करने के लिए उन्हें रोक के रख लिया तो उसे जनरल लियन कहते हैं। तो यहां पर अब 2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। ये बेली के अधिकार हैं जिसमें एक जगह लिखा है कि राइट्स ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस और एक जगह लिखा है राइट ऑफ जनरल लियन। तो आप पढ़ते हैं कि ये पॉइंट एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। जहां पर बेली जो है बेलमेंट के पर्पस से रेंडर कर रहा है कोई सर्विस, जैसे कोई लेबर स्किल प्रदान कर रहा है, किन्हीं गुड्स के रेस्पेक्ट में लेबर स्किल प्रदान कर रहा है, यदि अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके विपरीत नहीं हुए हैं तो उसके पास रोक के रख लेने का अधिकार है उन गुड्स को जब तक उसका रेम्यूनरेशन ऑफ सर्विसेज उसे रिसीव नहीं हो जाता। खास बात है, बेली केवल गुड्स रोक के रख सकता है, बेच नहीं सकता। सर्विस भी एंटायरली परफॉर्म हो चुकी हो एक बताए गए समय और रीजनेबल टाइम के अंदर और रेम्यूनरेशन भी ड्यू हो चुकी हो, तब वो इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। और क्योंकि पर्टिकुलर लियन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये अधिकार उसे अवेलेबल है केवल उन गुड्स के संबंध में जिन गुड्स के ऊपर उसने लेबर और स्किल का प्रयोग किया है। वो कोई और गुड्स रोक के रख ही नहीं सकता क्योंकि लियन पर्टिकुलर लियन है। वर्ड ही पर्टिकुलर लियन इस्तेमाल कर लिया और पर्टिकुलर लियन वर्ड तो एक्सप्लेन करता है कि ये वे ही चीज होंगी जिन पर हमने मेहनत करी और लॉफुल चार्जेस ड्यू हुए हैं। तो यदि बेली ने बेलमेंट के पर्पज से अपनी लेबर स्किल को एक्सपेंड किया है किन्हीं गुड्स के रिस्पेक्ट में, जो गुड्स उसने सही किए हैं, यदि इसके विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो उन्हें रोक लेने का उसके पास अधिकार है जब तक उसकी लॉफुल रेम्यूनरेशन उसे उन गुड्स के संबंध में मिल नहीं जाती। पर याद क्या रखने की बात है, गुड्स केवल रिटेन किए जा सकते हैं, बेचे नहीं जा सकते। लियन शब्द इस्तेमाल हो ना, लियन का मतलब ही होता है रोक के रखना। और सर्विस भी एंटायरली परफॉर्म करी हो रीजनेबल टाइम के अंदर और लॉफुल तरीके से और रेम्यूनरेशन ड्यू हो चुका हो। हालांकि यदि कोई बेली बैंकर है, फैक्टर है, वॉर फिंगर है, हाई कोर्ट के अटॉर्नी है, पॉलिसी ब्रोकर है, वे एंटाइटल्ड है रिटेन करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए कोई भी गुड्स जो उनके पास बेल किए गए हैं, बशर्ते इसके विपरीत पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। तो यानी कि बैंकर, फैक्टर, वॉर फिंगर, अटॉर्नी, पॉलिसी ब्रोकर ये जनरल लियन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, पर्टिकुलर लियन वाला नियम लगेगा।
तो ये हमने पढ़े राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। उसके बाद एक अधिकार की बात आती है बेलर बेली दोनों के ही। किसके खिलाफ? रॉन्ग डूअर के खिलाफ। इसके लिए कभी कभी वर्ड ट्रेसपासर भी इस्तेमाल होता है। रॉन्ग डूअर के लिए कभी कभी वर्ड क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? ट्रेसपासर। रॉन्ग डूअर इक्वल्स टू ट्रेसपासर। तो कभी कभी इसके लिए ट्रेसपासर वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं बुक्स में या फिर क्वेश्चन में, तो इसलिए याद रखना राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। तो अब यदि कोई थर्ड पर्सन जिसका कोई अधिकार नहीं है और गुड्स फिलहाल बेली के पास है, तो यदि थर्ड पर्सन जिसका कोई अधिकार नहीं है वो रॉन्गफुली वंचित करता है बेली को गुड्स के यूज या पोजेशन से जो बेल्ड है, या उसको गुड्स को कोई हानि पहुंचाता है, तो बेली के पास अधिकार है कि वो अपनी रेमेडी इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि अदरवाइज कोई ओनर उसकी जगह होता तो करता। और वैसे जरूरी नहीं है कि बेली करे, कोई भी कर सकता है। जो बेलर है वो भी जो है सूट फाइल कर सकता है थर्ड पर्सन के खिलाफ ऐसी डेप्रिवेशन और इंजरी के लिए, और बेली भी केस फाइल कर सकता है। तो बेलर बेली कोई भी केस फाइल कर सकता है ऐसी डेप्रिवेशन और इंजरी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि बेली की तो देखो ड्यूटी है गुड्स को संभाल के रखने की, और यदि उन गुड्स को कोई नुकसान पहुंचाता है विपरीत रूप से, तो ऐसे केस में उसके पास राइट तो आ ही जाएगा ना। और जो बेलर है वो तो ऑनर है, वो तो केस फाइल कर ही सकता है यदि उसकी गुड्स को हानि पहुंचाई जाती है। फिर बात आती है apportionment of relief or compensation obtained by such suits। apportionment का मतलब होता है बंटवारा करना, बांटना। तो इसका मतलब यदि कोई नुकसान पहुंचाया थर्ड पार्टी ने गुड्स को,